नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हम इस प्रश्नोत्तर सीरीज में आधुनिक भारतीय इतिहास से जो भी सवाल विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम हल कर रहे थे और उनसे जुड़ी और भी जानकारियों को उसमें संयोजित कर रहे थे ताकि वो टॉपिक हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाए और अगर उससे सवाल कहीं आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम उसको सॉल्व कर सकें। और हम स्पेसिफिकली कंपनी शासन के तहत कुछ जो सवाल थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि हम जानते हैं कंपनी शासन जो कि 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य रहा, ये भाग 5 है और इस भाग 5 में कुछ और सवालों को हम लेते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाग 5। और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है ना राह पर है और तैयारी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म की उसको ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10 सवालों का लेक्चर। आज का पहला सवाल है 1919 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका को कितने सदनों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। 1919 एक्ट को भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 सदनों की बात की गई थी। जो केंद्र में जो वहाँ की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको द्विसदनीय विधानमंडल में इसमें बांटा गया था। और जो पहला सदन था उसको लोअर हाउस या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था या केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। और उसमें 144 सदस्य होते थे। 144 सदस्य में 40 को नॉमिनेट किया जाता था, यानी उनको मनोनीत किया जाता था, और जो बचे 104 सदस्य थे उनको चुना जाता था या इलेक्ट होते थे वो। इसी तरीके से दूसरा जो सदन था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट या विधानमंडल कहते थे और उसमें 60 सदस्य थे जिसमें 26 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत किया जाता था और 34 सदस्य जो है ना चुने जाते थे। इस तरीके से द्विसदनीय विधानमंडल जिसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी बोलते हैं उसका प्रयोजन किया था एक्ट ऑफ 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 में। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट था जिसमें 60 सदस्य थे, इसे राज्य का जो विधान परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 सदस्य थे उसमें उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए था। वहीं पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी यानी केंद्रीय विधानसभा उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए था। इस तरीके से हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया 1919 का जो एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम उसके तहत जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसके बारे में, और उसको जैसा हमने डिस्कस किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनीय विधानमंडल में उसको डिवाइड कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्य परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 70। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसमें जो सदस्यों की संख्या थी भारतीय राज्य परिषद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसमें 16 से 60 कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव और भारतीय राज्य परिषद यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे? ऑप्शन ए भारत सचिव, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन डी सम्राज्ञी। दोस्तों जैसा अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या केंद्रीय विधानसभा और या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या राज्य परिषद हो या राज्य विधानसभा हो, वहाँ पर जो भी सदस्य मनोनीत किए जाते थे उनको गवर्नर जनरल ही चुना करता था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 14। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, यानी कार्यकारी सदस्य थे जो, उनकी संख्या जो है 6 निश्चित की गई थी और जिसमें से 3 भारतीय होना अनिवार्य था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन सी 6 होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, जो वायसराय थे उनके जो कार्यकारी परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या ऑप्शन सी 6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या थी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। अभी हमने डिस्कस किया जो भारतीय सदस्यों की संख्या जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी या कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें टोटल सदस्य एक्चुअली में 6 थे और जिसमें 3 सदस्य जो है ना भारतीय होना निश्चित किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के कितने प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होते थे? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% और ऑप्शन डी 80%। जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 आया था उसके तहत ये निश्चित किया गया था कि ये प्रांत में जो 2 सदस्य जो है, कुछ सदस्य निर्वाचित होंगे और कुछ मनोनीत होंगे। तो इसमें निर्वाचित सदस्य टोटल सदस्य के कितने परसेंट है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70। इसमें डिसाइड किया गया था कि 70% जो टोटल सदस्य हैं किसी भी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की वो निर्वाचित होंगे और उनमें से 30% को गवर्नर जनरल मनोनीत किया करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के 30% सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाते थे? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश की महारानी द्वारा, ऑप्शन सी प्रांतीय गवर्नर द्वारा और ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा। जैसे कि हमने डिस्कस किया 70% चुने जाते थे और 30% जो है ना मनोनीत किए जाते थे और गवर्नर जनरल के द्वारा ही मनोनीत किए जाते थे। ऐसा प्रोविजन था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में विभाजित किया जाना और भारतीय सचिव के अधिकारों में कमी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो द्वैत शासन था वो डुअल गवर्नमेंट, जिसको द्वैत शासन बोला जाता है, वो प्रांतों में स्थापित किया गया था और जो भी विषय थे जिस पर विधाएं बना सकते थे विधान परिषद, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो थी, क्योंकि जो भी विषय थे वो आरक्षित विषय और अंतरण विषय में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। जो भी रिजर्व सब्जेक्ट थे वो केवल उन पर गवर्नर जनरल ही नियम बना सकता था और ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे जिन्हें अंतरण विषय भी कहते हैं, उनको राज्य की विधान सभाओं को सौंप दिया गया था। वो उस पर नियम बना सकते थे, लॉ बना सकते थे और उनको जो है ना इम्प्लीमेंट करते थे। इस तरीके से द्वैत शासन इसको बोला जाता है, यानी डुअल गवर्नमेंट, और ये प्रांतों में स्टैब्लिश किया गया था। ये ऑप्शन बी है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों में वृद्धि हुई। एक्चुअली जो भारत परिषद अधिनियम आया था 1909 या मॉडल इम्यूनिटी रिफॉर्म, उसमें बढ़ाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा को 2 सदनों में विभाजित किया जाना, हमने अभी पढ़ा, केवल जो केंद्रीय विधानसभा थी उसको 2 भागों में विभाजित किया था, ना कि प्रांतीय विधानसभा की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को जिन भागों में बांटा गया वे हैं सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि 2 टाइप के सब्जेक्ट उन्होंने डिवाइड किए थे, और पहला था
ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, जिसे सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल जिन मंत्रियों की सहायता से करता था वे मंत्री सदस्य थे। ऑप्शन ए ब्रिटेन संसद के, ऑप्शन बी भारत परिषद के, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के और ऑप्शन डी व्यवस्थापिका सभा के सदस्य। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर जनरल का अधिकार होता था, वो उस पर नियम बना सकता था, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उनमें उन विधाओं के जो सदस्य होते थे वो रूल बना सकते थे। इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य। दोस्तों, इस तरीके से हमने आज 10 क्वेश्चन को किया जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप ये देखेंगे जो पहले 5 लेक्चर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने जो भी एक्ट आए हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट हो 1813 का, 1833 का या 1853 का, या इंडियन काउंसिल एक्ट हो जो कि 1861, 1892 और 1909 में आया, और चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। इस तरीके से हमने ज़्यादातर फोकस एक्ट्स में किया था ताकि ये एक्ट जो है ना आपको क्लियर हो जाए और किस किस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे और क्या क्या नई चीज़ों की शुरुआत हुई, इसका आइडिया लग जाए। इसके पश्चात हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे सभी चीज़ों से, सभी विषयों से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे उनकी पॉलिसी हो, चाहे उनका युद्ध हो। इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। और लेक्चर समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इसको दोस्तों के बाद शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बेस अच्छा तैयार कर सकें। और आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।